Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम एम लक्ष्मीकांत के एक बेहद जरूरी अध्याय पर बात करेंगे जी। चैप्टर 75 सरकार के अधिकार और दायित्व, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ। ये चैप्टर संविधान के भाग 12 में है, आर्टिकल्स 294 से 300 तक, और असल में ये समझाता है कि हमारी जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, वो एक लीगल पर्सन या कहें विधिक व्यक्ति, ज्यूरिस्टिक पर्सन की तरह कैसे काम करती हैं। बिल्कुल। मतलब वो प्रॉपर्टी कैसे रख सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे कर सकती हैं, उनके अधिकार क्या है, देनदारियां क्या है, और हाँ, उन पर या उनके द्वारा केस मतलब मुकदमा कैसे हो सकता है। सही। यूपीएससी के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि सरकारें इस लीगल फ्रेमवर्क में कैसे फंक्शन करती हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं, जिम्मेदारियां क्या हैं। बिल्कुल। और खास तौर पे अगर प्रीलिम्स की बात करें तो आर्टिकल्स 294 से 300 और साथ में आर्टिकल 361 भी, ये सीधे तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। इनसे जुड़े जो प्रावधान हैं और कुछ जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, अदालती फैसले, वो भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए इस विषय में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, देखते हैं कि संविधान ने सरकार के इस कानूनी रूप को कैसे डिफाइन किया है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं संपत्ति की, प्रॉपर्टी की। जब संविधान लागू हुआ तो इतनी सारी प्रॉपर्टी और जो एसेट्स थे, हाँ। जो पहले भारत डोमिनियन के पास थे या ब्रिटिश प्रांतों के पास या फिर देसी रियासतों के पास, उनका क्या हुआ? संविधान ने ये सक्सेशन, ये उत्तराधिकार का मुद्दा कैसे सुलझाया? ये सिर्फ ट्रांसफर की बात नहीं थी शायद। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। ये सिर्फ ट्रांसफर नहीं था, ये भारत के एक होने की प्रक्रिया का हिस्सा था, और इसके लिए हमारे पास है आर्टिकल 294 और 295। अच्छा। आर्टिकल 294 कहता है कि संविधान लागू होने से ठीक पहले जो भी संपत्ति और परिसंपत्तियां भारत डोमिनियन या प्रांतों के कब्जे में थीं, वो क्रमशः संघ सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को मिल गई। और इसी तरह जो अधिकार थे, देनदारियां थीं, बाध्यताएं थीं, वो भी ट्रांसफर हो गईं। और जो रियासतों की प्रॉपर्टी थी, उसका क्या? उसके लिए है आर्टिकल 295। जो संपत्ति और एसेट्स भारतीय रियासतों मतलब इंडियन स्टेट्स के पास थीं, वो गईं संबंधित राज्यों को मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स को। अच्छा। लेकिन शर्त ये थी कि वो संपत्ति उन कामों के लिए इस्तेमाल हो रही हो जो अब स्टेट लिस्ट का हिस्सा थे। समझ गई। और अगर वो यूनियन लिस्ट वाले कामों से जुड़ी थीं तो वो गईं केंद्र सरकार को मतलब संघ सरकार को। और यहां भी अधिकार और देनदारियां उसी हिसाब से ट्रांसफर हुई। ये पूरा बंटवारा शक्तियों के वितरण पर आधारित था। संपत्ति से जुड़े कुछ और भी सिद्धांत है ना, जैसे वो राजगामी, व्यक्तिगत और स्वामी विहीन संपत्ति, एस्चीट, लैप्स, बोना वैकेंटिया। ये सुनने में थोड़े भारी लगते हैं। हाँ, हैं तो थोड़े टेक्निकल, पर इनका कॉन्सेप्ट सीधा है। ये आर्टिकल 296 में आते हैं। अच्छा। देखिए, राजगामी या एस्कीट तब होता है जब कोई व्यक्ति बिना किसी कानूनी वारिस के मर जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी? वो सरकार को चली जाती है। व्यक्तिगत या लैप्स का मतलब है जब किसी प्रॉपर्टी पर अधिकार खत्म हो जाए, जैसे मान लीजिए कोई लीज थी, वो खत्म हो गई और रिन्यू नहीं हुई। और स्वामी विहीन संपत्ति, बोना वैकेंटिया, मतलब वो प्रॉपर्टी जिसका कोई मालिक ही ना हो, जैसे कोई लावारिस चीज मिल जाए। हाँ बिल्कुल, कोई भूली हुई या लावारिस चीज। तो आर्टिकल 296 कहता है कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो भारत के क्षेत्र में है, अगर वो किसी राज्य के अंदर है तो राज्य सरकार को मिलेगी, वरना केंद्र सरकार को। अच्छा। इसके पीछे आइडिया ये है कि कोई प्रॉपर्टी बिना मालिक के ना रहे और आखिर में राज्य ही उसका कस्टोडियन है। और भारत की जो समुद्री संपत्ति है, टेरिटोरियल वाटर्स वाली, हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 297 ये साफ कहता है कि भारत के जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं या कॉन्टिनेंटल शेल्फ है या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसमें समुद्र के नीचे की सारी जमीन, सारे खनिज और दूसरी कीमती चीजें, थिंग्स ऑफ वैल्यू, वो सब संघ सरकार की हैं।
ये तो प्रीलिम्स के लिए सीधा फैक्ट है। बिल्कुल, और संसद को कानून बनाकर इन क्षेत्रों की सीमा तय करने का अधिकार है। तो ठीक है, सरकार प्रॉपर्टी रख सकती है, क्या वो बिजनेस भी कर सकती है, ट्रेड? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। आर्टिकल 298 केंद्र और राज्यों दोनों को ये शक्ति देता है कि वो कोई भी व्यापार या व्यवसाय चला सकते हैं। अच्छा। और इस काम के लिए प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, रख सकते हैं, बेच सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये शक्ति संसद या राज्य विधानमंडल के बनाए कानूनों के दायरे में ही इस्तेमाल हो सकती है। ये दिखाता है कि सरकार सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नहीं है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी हिस्सा ले सकती है। चलिए अब अगले महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद, सूट्स बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। हमने देखा कि सरकार प्रॉपर्टी रख सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, तो क्या उस पर केस भी किया जा सकता है जैसे आम नागरिक पर होता है? हाँ, बिल्कुल। जैसा हमने शुरू में कहा था, संविधान सरकार को एक विधिक व्यक्ति, एक जुरिस्टिक पर्सन मानता है। तो आर्टिकल 300 बिल्कुल साफ कहता है कि भारत सरकार भारत संघ यानी यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से मुकदमा कर सकती है या उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अच्छा। और इसी तरह किसी राज्य की सरकार उस राज्य के नाम से केस कर सकती है या उस पर केस किया जा सकता है। ये व्यवस्था क्या संविधान आने से पहले भी थी? हाँ, आर्टिकल 300 का क्लॉज 1 यही कहता है कि सरकार के मुकदमा करने या उस पर मुकदमा होने की प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसी संविधान लागू होने से ठीक पहले थी। अच्छा। जब तक कि संसद या राज्य विधानमंडल कानून बनाकर कोई और व्यवस्था ना कर दे। और ये स्थिति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से और उससे भी पहले जाएं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से चली आ रही थी। ओह। तब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पर मुकदमा हो सकता था। तो एक तरह से ये ऐतिहासिक निरंतरता है जिससे सरकार की जवाबदेही बनी रहे। सही। अब सरकारें तो रोजाना न जाने कितने कॉन्ट्रैक्ट्स करती हैं, अनगिनत। हाँ, डिफेंस डील से लेकर सड़क बनाने तक। तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स की कानूनी वैधता के लिए संविधान ने क्या शर्तें रखी हैं? क्योंकि इसमें पब्लिक का पैसा जुड़ा होता है, तो कुछ सेफ्टी मेजर्स तो होंगे ही। बिल्कुल, और वो सेफ्टी मेजर्स दिए गए हैं आर्टिकल 299 में। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, पब्लिक फंड्स की सुरक्षा, सरकारी काम में फॉर्मेलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाना और कोई भी अनाधिकृत अनुबंध न होने देना। क्या है वो शर्तें? पहली शर्त यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से या उसके लिए किए गए सारे कॉन्ट्रैक्ट्स राष्ट्रपति द्वारा निष्पादित यानी एग्जीक्यूटेड कहे जाने चाहिए और राज्य सरकार के कॉन्ट्रैक्ट्स राज्यपाल द्वारा निष्पादित कहे जाने चाहिए। कहे जाने चाहिए मतलब क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल खुद हर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं? ये तो प्रैक्टिकल नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 299(1) आगे ये भी कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से ऐसे व्यक्तियों द्वारा और ऐसी रीति से किए जाने चाहिए जैसा वे निर्देश दें या ऑथराइज करें। अच्छा, मतलब ऑथराइज्ड ऑफिसर ही साइन करेंगे? हाँ, बिल्कुल। जो अधिकारी अधिकृत हैं वही उनकी तरफ से कर सकते हैं। और अगर ये फॉर्मेलिटीज पूरी ना हो तो, मतलब प्रेसिडेंट या गवर्नर के नाम पर ना हो या किसी अनऑथराइज्ड ऑफिसर ने कर दिया हो तो? यहीं पर आर्टिकल 299 की असली पावर दिखती है। अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती तो वो कॉन्ट्रैक्ट सरकार पर कानूनी तौर पर लागू नहीं कराया जा सकता। इट कैनॉट बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ओह, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से बेकार हो गया सरकार के खिलाफ। हाँ, सरकार के विरुद्ध वो शून्य, वॉइड जैसा हो जाता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि सरकार ने अगर कोई फायदा उठा लिया है तो वो रख सकती है। उसके लिए फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दूसरे सिद्धांत जैसे सेक्शन 65 या 70 वो लागू हो सकते हैं। समझ गए। और एक और जरूरी बात है आर्टिकल 299(2) में। वो क्या है? वो ये कि न तो राष्ट्रपति और न ही राज्यपाल ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए पर्सनली लायबल होंगे। अच्छा। और न ही वो व्यक्ति पर्सनली लायबल होगा जिसने उनकी ओर से वो कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसका मकसद ये है कि सरकारी अधिकारी बिना पर्सनल रिस्क के डर के अपना काम कर सके। तो कुल मिलाकर आर्टिकल 299 एक तरह का कवच है सरकारी खजाने के लिए और अधिकारियों के लिए भी, पर ये सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में एक डिसिप्लिन भी लाता है। बिल्कुल सही। अब आते हैं एक और काफी जटिल और हमेशा बहस में रहने वाले टॉपिक पर, अपकृत्यों के लिए सरकार का दायित्व, लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स। अपकृत्य मतलब सिविल रॉन्ग, है ना, जैसे नेग्लिजेंस से किसी को नुकसान पहुंचाना। हाँ, सिविल दोष। मेंस के लिहाज से ये सवाल जरूर बन सकता है। भारत में सरकारी कर्मचारियों के किए गए टॉर्ट्स के लिए सरकार की लायबिलिटी के मामले में संप्रभु उन्मुक्ति मतलब सॉवरेन इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट कैसे बदला है? ये वाकई एक पेचीदा एरिया रहा है और इसमें काफी बदलाव आया है। देखिए, आर्टिकल 300 तो बस ये कहता है
कि सरकार पर वैसे ही मुकदमा हो सकता है जैसे संविधान से पहले हो सकता था। तो हमें देखना पड़ेगा कि पहले क्या स्थिति थी। हिस्टोरिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से ही ये सिद्धांत चला आ रहा था कि सरकार सिर्फ अपने गैर संप्रभु मतलब नॉन सॉवरेन कामों के लिए जिम्मेदार होगी। नॉन सॉवरेन मतलब जो काम प्राइवेट लोग या कंपनियां भी कर सकती हैं, जैसे कोई कमर्शियल एक्टिविटी, लेकिन जो संप्रभु यानी सॉवरेन काम है उनके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। और संप्रभु काम कौन से माने जाते थे? वो काम जो सिर्फ राज्य ही कर सकता है, जैसे सेना रखना, न्याय देना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, संधि करना वगैरह। इस सिद्धांत को लेकर कोई फेमस केस है? हाँ, सबसे पुराना और लैंडमार्क केस है P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया 1861 का। अच्छा, काफी पुराना। जी, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ साफ सॉवरेन और नॉन सॉवरेन कामों में फर्क किया और कहा कि सरकार सिर्फ नॉन सॉवरेन कामों के लिए लायबल होगी। क्या आजादी के बाद भी यही चलता रहा? हाँ, काफी समय तक। सुप्रीम कोर्ट ने भी कस्तूरीलाल रलियाराम जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1964 के केस में इसी सिद्धांत को माना। कस्तूरीलाल केस, उसमें क्या हुआ था? उसमें पुलिस ने कुछ सोना जब्त किया था जो पुलिस स्टेशन से गायब हो गया। मालिक ने सरकार पर केस किया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस का माल जब्त करना और उसे सुरक्षित रखना ये संप्रभु शक्ति का प्रयोग है, इसलिए राज्य सरकार हर्जाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन ये तो नागरिक के साथ अन्याय हुआ। बिल्कुल, इसीलिए इस फैसले की बहुत आलोचना हुई। एक नागरिक का नुकसान हुआ और उसे कोई रेमेडी नहीं मिली। तो क्या आज भी यही बंटवारा चलता है, सॉवरेन नॉन सॉवरेन का? आज तो सरकार वेलफेयर स्टेट है, इतने सारे काम करती है। यही सबसे बड़ा सवाल है और यहीं पर जुडिशरी का नजरिया बदला है। कस्तूरीलाल के बाद कोर्ट्स ने धीरे धीरे सॉवरेन इम्यूनिटी के दायरे को कम करना शुरू किया। अच्छा। एक बहुत महत्वपूर्ण केस है नागेंद्र राव एंड कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1994 का। इसमें क्या कहा कोर्ट ने? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कस्तूरीलाल वाले सिद्धांत की बहुत कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि आज के वेलफेयर स्टेट में जहां सरकार की एक्टिविटीज इतनी बढ़ गई हैं, ये सॉवरेन और नॉन सॉवरेन का पुराना बंटवारा अब धुंधला हो गया है, अप्रासंगिक हो गया है। और कोर्ट ने साफ कहा कि अगर राज्य के कर्मचारियों की लापरवाही मतलब नेग्लिजेंस से किसी नागरिक को नुकसान होता है तो राज्य को मुआवजा देना होगा। वो सॉवरेन इम्यूनिटी की आड़ नहीं ले सकता। तो मतलब अब सरकार की लायबिलिटी बढ़ गई है टॉर्ट्स के लिए। हाँ, काफी हद तक। इसके बाद और भी केसेस आए, जैसे कॉमन कॉज वाला केस 1999 या चल्ला रामकृष्ण रेड्डी केस 2000। इनमें भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की लायबिलिटी पर ज्यादा लिबरल रुख अपनाया है। अब बेसिक प्रिंसिपल ये उभर कर आया है कि अगर सरकारी कर्मचारी की लापरवाही से किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, जैसे आर्टिकल 21। हाँ बिल्कुल, जैसे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, अगर इसका हनन होता है तो राज्य हर्जाने के लिए उत्तरदायी होगा। तो संक्षेप में कहें तो आर्टिकल 300 मुकदमा करने की इजाजत देता है, लेकिन लायबिलिटी कितनी होगी ये कानून और कोर्ट के फैसलों से तय होता है। और ये फैसले अब नागरिकों के पक्ष में ज्यादा झुके हुए हैं। सॉवरेन इम्यूनिटी अब बहुत कमजोर हो चुकी है। ये तो बहुत ही जरूरी डेवलपमेंट है। अच्छा, अब बात करते हैं लोक सेवकों मतलब पब्लिक ऑफिशियल्स के खिलाफ मुकदमों की। क्या उन्हें अपने सरकारी काम के दौरान किए गए कामों के लिए कोई खास प्रोटेक्शन या इम्यूनिटी मिलती है? हाँ, मिलती है। संविधान कुछ ऊंचे पद वाले लोक सेवकों को खास सुरक्षा देता है ताकि वो बिना डरे, बिना किसी पक्षपात के अपना काम कर सकें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आर्टिकल 361, जो राष्ट्रपति और राज्यपालों को इम्यूनिटी देता है। अच्छा, क्या इम्यूनिटी है ये? क्या उन पर कोई केस ही नहीं हो सकता? देखिए, आर्टिकल 361 के तहत पहली बात, राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों का इस्तेमाल करते हुए जो भी काम करते हैं उसके लिए वो किसी भी कोर्ट के प्रति जवाबदेह नहीं है। किसी भी कोर्ट के प्रति नहीं? हाँ, हालांकि उनके कंडक्ट की जांच संसद कर सकती है इम्पीचमेंट के दौरान। दूसरी बात, उनके कार्यकाल के दौरान उन पर कोई भी क्रिमिनल केस किसी भी कोर्ट में ना तो शुरू किया जा सकता है ना ही जारी रखा जा सकता है। क्रिमिनल केस नहीं? और तीसरी बात, उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें गिरफ्तार करने या जेल भेजने के लिए कोई भी प्रोसेस किसी भी कोर्ट से जारी नहीं हो सकता। ये तो काफी बड़ी इम्यूनिटी है। क्या ये उनके पर्सनल कामों पर भी लागू होती है? नहीं, ये उनके ऑफिशियल एक्ट्स के लिए है। जहां तक उनके पर्सनल एक्ट्स का सवाल है, उनके कार्यकाल के दौरान उन पर सिविल केस हो सकता है। अच्छा, सिविल केस हो सकता है? हाँ, जिसमें उनसे हर्जाना मांगा जा सकता है। लेकिन ऐसा केस करने से पहले उन्हें 2 महीने का लिखित नोटिस देना पड़ता है। तो पर्सनल कामों के लिए वो लायबल हो सकते हैं, पर प्रोसीजर अलग है। और मंत्रियों का क्या? मिनिस्टर्स को भी ऐसी प्रोटेक्शन है? नहीं,
मिनिस्टर्स को ऐसी सीधी संवैधानिक इम्यूनिटी नहीं है जैसी राष्ट्रपति या राज्यपाल को है। ओह, वो अपने ऑफिशियल और पर्सनल दोनों तरह के कामों के लिए आम नागरिकों की तरह ही कोर्ट्स के प्रति जवाबदेह हैं। हाँ, ये जरूर है कि आर्टिकल 74(2) और 163(3) कहते हैं कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति या राज्यपाल को क्या सलाह दी, इसकी जांच कोई कोर्ट नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई मंत्री कोई गैर कानूनी या असंवैधानिक काम करता है तो वो ये कहकर नहीं बच सकता कि मैंने तो राष्ट्रपति राज्यपाल की ओर से किया था। भारत में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत है, इंग्लैंड की तरह नहीं। समझ गई। और जो आम सिविल सर्वेंट्स हैं, सरकारी कर्मचारी? सिविल सर्वेंट्स को आर्टिकल 311 के तहत प्रोसीजरल प्रोटेक्शन है, नौकरी से हटाने या रैंक कम करने के खिलाफ, जैसे कि उन्हें सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। हाँ। इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी का सेक्शन 197 है। उसमें क्या है? उसके तहत कुछ लोक सेवकों जैसे जज या वो सरकारी कर्मचारी जिन्हें हटाने के लिए सरकार की मंजूरी चाहिए, उन पर अगर कोई ऐसा आरोप है कि उन्होंने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करते हुए कोई अपराध किया है, तो उन पर मुकदमा चलाने से पहले केंद्र या राज्य सरकार की प्रीवियस सैंक्शन मतलब पूर्व मंजूरी लेनी पड़ती है। अच्छा, पहले सरकार से पूछना होगा। हाँ, ये इसलिए है ताकि उन्हें फालतू के ये बदले की भावना से किए गए मुकदमों से बचाया जा सके और वो अपना काम ठीक से कर पाएं। हालांकि सेक्शन 197 की आलोचना भी होती है कि ये कभी-कभी भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का काम करता है। ये संतुलन बनाना मुश्किल है। बिल्कुल। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखना है? आर्टिकल्स 294-295 प्रॉपर्टी सक्सेशन, 296 इश्चीट लैप्स बोना वैकेंसिया, 297 टेरिटोरियल वाटर्स, 298 ट्रेड पावर, 299 कॉन्ट्रैक्ट्स की शर्तें और 300 सूट्स। और 361 भी। हाँ बिल्कुल, आर्टिकल 361 प्रेसिडेंट गवर्नर इम्यूनिटी, और फिर वो टॉर्ट्स वाले केस, पीएनओ स्टीम नेविगेशन, कस्तूरीलाल और खासतौर पर नागेंद्र राव केस, ये बहुत जरूरी है। और अगर मेंस के नजरिए से देखें तो क्या की टेकअवेज है? मेंस के लिए मेरे ख्याल से 3-4 बातें उभरती हैं। पहला, सरकार की कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी और आर्टिकल 299 के शर्तें क्यों जरूरी है। दूसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, सरकार की टॉर्टियस लायबिलिटी का एवोल्यूशन, खासकर वो सॉवरेन इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट कैसे कमजोर हुआ और वेलफेयर स्टेट में इसका क्या मतलब है, जैसा नागेंद्र राव केस में हमने देखा। सही। तीसरा, पब्लिक ऑफिशियल्स को जो प्रोटेक्शन मिली है आर्टिकल 361, 311, सीआरपीसी 1977, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, मतलब बिना डर के काम करना बनाम अकाउंटेबिलिटी, इसके बीच का बैलेंस, इन पर एनालिटिकल सवाल बन सकते हैं। बिल्कुल। तो ये थी एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर 75 सरकार के अधिकार और दायित्व पर हमारी आज की चर्चा। ये चैप्टर दिखाता है कि संविधान सिर्फ सरकार को पावर ही नहीं देता, बल्कि उसे एक लीगल एंटिटी बनाता है जिसके अधिकार भी हैं और जिम्मेदारियां भी। हाँ, और ये रूल ऑफ लॉ का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि सरकार भी कानून के दायरे में है। बिल्कुल। और ये दायरा खास तौर पर लायबिलिटी वाला, वो स्थिर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोर्ट के फैसलों से, बदलती सामाजिक आर्थिक जरूरतों से लगातार इवॉल्व हो रहा है। कोर्ट्स ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार की जवाबदेही का दायरा बढ़ाया है। तो यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के जमाने में जहाँ सरकार हमारी जिंदगी के हर पहलू को छूती है, वेलफेयर स्टेट में ये जो संप्रभु उन्मुक्ति वाला पुराना सिद्धांत है, इसे कितना बनाए रखना चाहिए या पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए? क्या नागरिकों के अधिकारों और सरकार के प्रभावी कामकाज के बीच सही संतुलन मिल सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। अगली बार फिर मिलेंगे सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी पर एक नए विषय के साथ। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.